यहाँ तक पहुंच गए थे, हमको ये वाला क्वेश्चन करना था। सीबीएसई कैसे क्वेश्चन आपके नॉलेज की परख करना चाहता है और कैसे जो है वो आपको आपके नॉलेज, आपने क्या सीखा चैप्टर को आपके अंदर से निकलवाना चाहता है, इस क्वेश्चन से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पदार्थ एक्स, एक्स कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का नाम दे दिया, जैसे हम गणित में मानते हैं ना, माना कि उसका मूल्य एक्स है, माना कि उसकी आयु एक्स है, माना कि कुछ भी एक्स मान लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर माना हुआ है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, वस्तुओं को सफेद करने के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हो जो हमारे नॉर्मल गांव होते हैं घरों में सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है? भाई ये चूने का। बिल्कुल, ये चूने का। बिल्कुल चूने का यूज किया जाता है, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर हमको ये तो पता चल गया, अब जरूरी नहीं है वो यूज किया जाता है, लेकिन हाँ ये हमारे आसपास जो उदाहरण है वो चूने का उदाहरण है। उसके बाद उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, पदार्थ एक्स का नाम और इसका सूत्र लिखिए। अब आप बोलोगे भैया चूने का सूत्र क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए चूने के किस फॉर्म का यूज हम जो है घरों में पुताई के लिए कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा चूने को पोतने से पहले उसको पानी में डालते हैं और वो बुलबुले छोड़ने लगता है, याद है कोई रिएक्शन? हम जो है वो पुताई के लिए बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बिना बुझे हुए चूने का, है ना। बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं, और बुझे हुए चूने का कोई फॉर्मूला बता पाएगा मुझे? हाँ भाई। हाँ हाँ भैया। बोलो, सी बोलो। CaOH का होल। CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये जो बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो पहले का आंसर तो यही हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा इसका नाम और सूत्र। तो उसका दूसरा दिया हुआ है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। अगर ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा वो लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है अपन से। वो छोटी मिस्टेक क्या हो गई, अपन ने पहले ही बुझा हुआ चूना ले लिया है, जबकि हमको बोला हुआ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो विलयन बनाना तो पड़ेगा ना, पहले विलयन बनाने के पानी का जो है वो बाद में बोला हुआ है, पानी के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हम जिस पदार्थ का नाम लिखेंगे ना, वो लिखेंगे बिना बुझे हुए चूने का, है ना। पदार्थ का नाम क्या लिखेंगे हम? बिना बुझे हुए चूने का। स्टार्टिंग में हमको यही पता चल रहा था कि हमको जो है वो किस जिस पदार्थ का यूज कर रहे हैं उसका नाम लिखना, जबकि आगे हमको पता चल रहा है कि हमको पानी के साथ रिएक्शन दी हुई है, और CaOH की पानी के साथ रिएक्शन मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। CaOH का होल ट्वाइस विद वाटर। तो यहाँ पर हम जो जिस चीज का नाम लिखेंगे, मैं आपके सामने बोर्ड ले आता हूँ, उस विलयन जो तो यहाँ पर हम जो पहले वाले का आंसर लिखेंगे वो बुझा हुआ चूना लिखने की जगह बिन बुझा हुआ चूना लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? बिन बुझा हुआ चूना। हम किस पदार्थ का यूज करेंगे? बिन बुझा हुआ चूने का। अच्छा, बिन बुझा हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। हाँ, बिन बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaO। तो पहले वाले में हम लिखेंगे CaO। फिर उसके बाद दूसरे के लिए आंसर दिया हुआ है, वो दिया हुआ इसका जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और जो दूसरे का बोला हुआ है, बोले इसकी क्रिया पानी से करवाओ। तो इसकी क्रिया पानी से करवाने पर जो है वो हमको मिलता है बुझा हुआ चूना, है ना। पहले हम जो है वो किस किस पदार्थ का यूज करते हैं? वो CaO का यूज करते हैं, और इसकी क्रिया जब हम पानी से करवाते हैं, H2O से करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, है ना।
CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, H2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पूरी तरह से रिएक्शन बैलेंस है ना। तो ये दो आंसर होंगे आपके। जिसका पदार्थ का यूज करेंगे वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखने वाली बात ये है, यदि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें अगर पहले वाले में आंसर अगर हम CaOH का होल ट्वाइस लिख देते हैं तो हमें जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया लिखने के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है ना। अगर हम CaOH का होल ट्वाइस की, हालांकि वो भी लिख सकते हो आप, लेकिन इसकी हम पानी के साथ, मतलब इसकी हम और पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसी रिएक्शन बन सकती है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब इसकी अगर हम रिएक्शन पानी के साथ करवाएं, H2O के साथ रिएक्शन करवाएं तो आयनों का आदान प्रदान होगा इसमें, और जो सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा Ca और OH अलग हो जाएगा। Ca मतलब कैल्शियम बन जाएगा और OH जो है वो अलग हो जाएगा, जो कि एक कॉमन रिएक्शन नहीं है, एक सामान्य रिएक्शन नहीं है, हर कभी नहीं हो सकती है, नॉर्मल नहीं है इतनी ज्यादा, है ना। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमको जो है वो OH के आगे 2 लगाना पड़ेगा, जो कि रिएक्शन बैलेंस को दिखा देगा, है ना। आप देख सकते हो ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन अभी गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है, जो ये वाली रिएक्शन है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, यहाँ पर जो है वो कैल्शियम और जो Ag मिलता है वो हमें जो है वो कैल्शियम जो है वो, ये जो है वो 2+ आयन देता है और OH पर जो है वो माइनस आयन रहता है, जबकि यहाँ पर भी सेम केस रहता है, कैल्शियम 2+ आयन बना लेता है और OH पर जो है वो माइनस आयन रहता है, जबकि यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। आप देख रहे हो यहाँ पर O कितने हैं, यहाँ पर 2 और एक 3 है ना, जबकि हाइड्रोजन 4 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3, तो यहाँ पर 3 हो नहीं सकते हैं, इसके कारण से ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकती है ना। इसलिए हम ये वाली रिएक्शन को जो है वो स्किप करते हैं, इसलिए ये वाली रिएक्शन को हम स्किप करते हैं। और आंसर में क्या लिखते हैं, आंसर में जो है हम जो पहला लेते हैं शब्द सब्सटेंस, वो लेते हैं एक्स को क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं CaO है, वो बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। और उसकी रिएक्शन, बिना बुझे हुए चूने की रिएक्शन अगर हम पानी से करवाते हैं तो हम आसानी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जो कि बुझा हुआ चूना है ना। तो ये बिल्कुल आप, ये वाली रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी फिर इजी हो जाती है, तो ज्यादा उसको डीप में ना समझो। मैंने आपको बता दिया कंफ्यूजन क्यों हम CaOH का उल्टा नहीं लेते हैं, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन लिखना उसमें आसान नहीं होता है। उसके बाद क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है, उस गैस का नाम बताइए। 1.7 क्रियाकलाप कौन सा था वो देख लेते हैं थोड़ा सा। 1.7 जो था वो हाइड्रोजन और ये था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं परख नली में 2 गैस इकट्ठी होंगी, आपने देखा था एक में हाइड्रोजन निकलती है और एक में ऑक्सीजन निकलती है। अच्छा, यहाँ पर गैस की मात्रा देखो, हाइड्रोजन की गैस की मात्रा जो है वो यहाँ पर ज्यादा दिख रही है ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में। देखो ऑक्सीजन गैस कम है, तो बता रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे पहले तो वो गैस बताओ जो ज्यादा मात्रा में है। तो ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में निकल रही है। इसका रीजन भी बताने को बोल रहे हैं कि इसका रीजन बताओ, हाइड्रोजन ज्यादा क्यों निकल रही है और ऑक्सीजन कम क्यों निकल रही है। कोई बता पाएगा इसका रीजन, पानी के फॉर्मूले में छुपा हुआ है इसका रीजन। हाइड्रोजन ज्यादा दुगनी क्यों निकल रही है, ऑक्सीजन कम क्यों निकल रही है। भैया वो कि हाइड्रोजन 4 थी और ऑक्सीजन 3। ओ भाई, पानी का फॉर्मूला क्या बना दिया तूने। पानी का फॉर्मूला क्या होता है दीपांशु। हल्ला ना कर रहा हो। ये H2O। H2O, तो यहाँ पर 3 और 4 कहाँ से आ गए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं पानी के एक अणु में, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है, इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। तो इतना सिंपल सा आंसर था, इसमें कुछ भी नहीं है। परख नली में कौन सी गैस ज्यादा निकलेगी, हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकलेगी, ऑक्सीजन गैस कम निकलेगी। उसको पता नहीं तुमको कहाँ से कंफ्यूजन हुई इस बार मामले में। अगला देखते हैं।
अगला जो है अब वो अभ्यास के पहले के क्वेश्चन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? रंग क्यों बदल जाता है? तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ आपसे। रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि पहले जो था वो कॉपर सल्फेट था और लोहा जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है, इसलिए फेरस सल्फेट बनने के कारण से ही विलयन का रंग बदल जाता है। विस्थापन अभिक्रिया याद होगी आपको। लोहे की कील को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहे की कील पे कॉपर जमा हो जाता है और जो विलयन रहता है उसका रंग बदल जाता है ना। इस क्यों बदल जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है या फिर फेरस सल्फेट बनाता है, जिसके कारण से क्या होता है सॉरी जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से विलयन का जो है वो रंग बदल जाता है। पहले विलयन क्या था? कॉपर सल्फेट, फिर क्या हो गया? आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? विलयन का रंग बदल जाएगा। सॉरी, ये जरा सा आंसर था, कुछ भी इसमें वही बड़ी कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस, सिंपल सा आंसर है। आयरन सल्फेट बनाया गया, फेरस सल्फेट बनाया गया, जिसके कारण से उसका विलयन का रंग बदल जाएगा। क्रियाकलाप 1.0 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको एक उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ाने के दौरान दे चुका हूँ, है ना, तो उसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यहाँ पर दो अभिक्रियाएं दी हुई हैं, इन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन पहचानना है। तो पहले तो याद कर लो आप उपचयन किसको बोलते हैं और अपचयन किसको बोलते हैं, और इसको अपन इन रिएक्शन को जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उपचयन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको उपचयन बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी आती है उसको अपचयन बोलते हैं। ये दो रिएक्शन लिखी हुई है, मैं इसको पेंसिल से लिख लेता हूँ ताकि अपन इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में देख सके। 4Na सॉलिड लिक्विड गैस अभी मैं हटा रहा हूँ, अभी नहीं लिख रहा हूँ। O2, इसके कलर चेंज कर लें क्या? रहने दो, सिंपल ये फिक्स है ना, इसमें कोई रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो कलर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बना रहा है ये 2Na2O, है ना, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो हमको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर ये बात देखिए आप कि जो इसमें हमसे पूछा हुआ है, इसमें उपचयन कौन से पदार्थ का हो रहा है और अपचयन कौन से पदार्थ का हो रहा है। यहाँ पर देखो सोडियम में पहले ऑक्सीजन था क्या? नहीं था, लेकिन यहाँ पर उत्पाद में देखो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो सोडियम का क्या हो रहा होगा मुझे बताएगा कोई? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन होगा क्या अपचयन? उपचयन। उपचयन होगा, उपचयन। बिल्कुल सही। उपचयन को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? उपचयन को और क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन में वृद्धि। ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं, ऑक्सीकरण, है ना। उपचयन को ही क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उपचयन अभिक्रिया हो रही है, उपचयन हो रहा है सोडियम का, है ना। साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो खत्म ही हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो है वो अपचयन हो गया, ऑक्सीजन जो है वो अपचयित हो गई, ये भी बोला जा सकता है, बिल्कुल। अगली रिएक्शन देख लेते हैं अपन क्या लिखी हुई है। अगली रिएक्शन लिखी हुई है CuO, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, H2 changes to Cu plus H2O। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण दिख रहा है आपको यहाँ पर देखो CuO था, ऑक्सीजन इसके साथ था, यहाँ पर कॉपर अकेला हो गया, ऑक्सीजन इसको छोड़कर चले गया, है ना, ये अकेला रह गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, कमी हो रही है ना, मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पर? ऑक्सीजन में कमी, बिल्कुल अपचयन हो रहा है, बिल्कुल अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में कमी आ रही है। अच्छा, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन खुश हो गया, पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? उपचयन, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है इसलिए उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन का, है ना। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं, कितनी सिंपल सी रिएक्शन थी। इसी के साथ जो प्रश्न के जो बीच वाले प्रश्न आते हैं आपकी बुक में, वो वाले प्रश्नों की संख्या जो है वो खत्म होती है। अब जो है वो हम अपने अभ्यास के क्वेश्चन पे जाते हैं, और यहाँ पर देखिए
कुछ चीजें दी हुई हैं हमको, यहाँ पर देख लेते हैं क्या दी हुई है। रिएक्शन दी हुई है PbO प्लस C चेंजेस टू Pb प्लस CO2, है ना। PbO, ये रिएक्शन को जो है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। PbO को बोलते हैं लेड ऑक्साइड, इसकी क्रिया कार्बन से करवा रहे हैं, चेंजेस टू Pb प्लस CO2, Pb प्लस CO2। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ले आता हूँ, मैंने रिएक्शन लिख ली है ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले। इस रिएक्शन को देख लीजिए, थोड़ा सा पेज बड़ा कर लेता हूँ। ये रिएक्शन हमने लिख ली है। पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर देखो PbO प्लस कार्बन, यहाँ पर हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 चाहिए ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 करने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आगे 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेड भी 2 हो जाएगा। तो लेड को 2 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, मैं आगे 2 लगा दूंगा, लेड भी 2 हो गया। अब यहाँ पर हमको कार्बन 1 चाहिए था, कार्बन 1 हो गया, लेड 2 हो गया, लेड ऑक्साइड 2 हो गया। तो अब रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड को देखो, यहाँ पर लेड के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ था, इधर से ऑक्सीजन चला गया ना। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और उसके बाद दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज अगर कार्बन की बात करूं मैं, तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो कार्बन क्या हो रहा है, और कार्बन का उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है ना। ये चीज अभी हमने देखी, अभी ऑक्सीकरण अपचयन अभी क्या देखी थी। यहाँ पर क्या हम क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अब थोड़े से हम ऑप्शन पढ़ लें, हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब सीसा ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सीसा अपचयित नहीं हो रहा। सीसा तो यही है, सीसा तो बना हुआ है ना। सीसा ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, पीबी को बोलते हैं सीसा, है ना। लेड भी बोलते हैं, इंग्लिश में लेड बोलते हैं, हिंदी में सीसा बोलते हैं। शीशा नहीं, सीसा, है ना। तो ये जो है लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ना कि लेड का अपचयन हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, कार्बन उपचयित हो रहा है। अगर यहाँ पर केवल कार्बन लिखा होता तो बिल्कुल उपचयित हो रहा होता। देखो अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखो लेड ऑक्साइड का सच में अपचयन हो रहा है कि नहीं, लेड ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था फिर नहीं बचा, तो ये अपचयित हो रहा है। मतलब COD क्या है, सही है, COD सही है। बाकी क्या है, कथन असत्य है। अच्छा हमको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हमको ये नहीं बोला है कि सही कौन से हैं, हमको बोला है गलत कौन से हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, हमको बोला है असत्य बताना है, इसमें से असत्य कौन है। तो A और B दोनों ही क्या है, असत्य हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें सिखा रहा है आपको, एक ऑप्शन जो है वो कितनी सारी चीजें सिखा रहा है। यहाँ पर आपने अगर देख लिया कि सीसा अपचयित हो रहा है, नहीं सीसा नहीं हो रहा, सीसा ऑक्साइड यानी कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ पर बुक की एक कमी भी देखो, यहाँ पर सीसा लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है लेड। तो वो जो है वो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आप भी सीसा को लेड लिख सकते हो क्योंकि बुक में भी लिखा हुआ है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। सीसा को इंग्लिश में लेड बोलते हैं, तो उसमें परेशानी, बहुत सारी चीजें सिखा रहा है ना, उसमें से एक चीज ये भी है ना। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ना कि लेड अपचयित हो रहा है। तो लेड अपचयित हो रहा है मतलब ये गलत हो जाएगा। तो उसका दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। कई बच्चे जो है वो खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये पढ़ते ही नहीं है उनको सही पूछा है कि गलत पूछा है। अब यहाँ पर तो ऑप्शन में अच्छा हुआ उन्होंने COD नहीं लिखा था, नहीं तो कई बच्चे जो है वो COD लगा के आ जाते। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने देख लिया था कि सत्य है, तो जो सही था उन्होंने वो सही वाले को टिक लगा दिया। फिर बाद में पता चला अरे ये तो असत्य पूछा था। और यकीन मानो ऑब्जेक्टिव में कई बार ये मिस्टेक करते हैं हम, हमसे सही पूछा है या गलत पूछा है वो हम देखते ही नहीं है, हम हमेशा सही लेके चलते हैं, सही पूछा होगा, सही जो भी सही लगा हमने वो लगा दिया, बाद में पता चला कि अरे असत्य पूछा था, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा एक्साइट मत हुआ करो, कोई भी पेपर को पढ़ने से पहले पढ़ लो ध्यान से,
है ना, कि हमसे क्या पूछा हुआ है। इसको घुमा सकता है, वो सत्य भी पूछ सकता है। तो आप बोलोगे अरे ये तो बुक का है, मैंने पढ़ा है, इसका आंसर ए और बी है, जबकि वहां पर देखा था, बाद में देखा आके घर पे तो लिखा था कि सत्य पूछा था हमसे, जबकि आंसर सी और डी था। तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सी और डी सही है, जबकि ए और बी गलत है। हमसे गलत पूछे हुए हैं तो ए और बी गलत हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है आपका, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा हुआ है, ये अभिक्रिया को आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि संयोजन अभिक्रिया है, विद्युत विस्थापन है, वियोजन है कि विस्थापन। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। तो क्या एक बन रहा है, नहीं, दो उत्पाद बन रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन मतलब कि दो विस्थापन हो रहे हो। तो क्या यहाँ पर दो विस्थापन हो रहे हैं, यहाँ पर केवल एल्यूमिनियम जो है वो जो आयरन है उसको केवल रिप्लेस कर रहा है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी नहीं है। द्विविस्थापन में यहाँ पर भी जो है वो सब्सटेंस होता है, आपको याद होगा वो जो रिएक्शन हुई थी, दो तरह का विस्थापन हुआ था, उसमें दो विस्थापन हुए थे, थोड़ा बहुत याद होगा, तो नहीं होगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ वाली रिएक्शन के कैसी थी वाली रिएक्शन, ताकि आपको याद हो जाए। ये देखो यहाँ पर जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये है। यहाँ पर NaSO4 था और BaCl2 था, है ना। तो Ba Na की जगह गया और NaBa की जगह आया, तो NaCl बन गया और BaSO4 बन गया था। यहाँ पर दो विस्थापन हो रहे थे, इसके कारण से इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल रहे थे। जबकि हमारी जो नीचे वाली रिएक्शन है उसमें केवल एक विस्थापन हो रहा है ना, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, लेकिन यहाँ पर तो अभिकारक दो है, तो ये वियोजन का भी उदाहरण नहीं है। आखिरी बचा ऑप्शन क्या, विस्थापन, और ये विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, और कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, आयरन सॉरी एल्यूमिनियम किसको रिप्लेस कर रहा है, आयरन को रिप्लेस कर रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और आयरन को जो है वो अलग कर दिया जा रहा है ना। इस अभिक्रिया को भी आप याद रखेंगे, इजी सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं, अगर आपको याद आ रहा है तो। भैया हाँ, पर द्विविस्थापन भी तो हो सकती है ना भैया, उसमें भी तो ऐसे ही था कि इसमें मतलब है ना Fe के साथ Al होगा, नहीं सॉरी O के साथ Al होगा और Fe अकेला होगा, तो सही तो है भैया। अगर यहाँ पर AlSO4 होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AlSO4 होता, एल्यूमिनियम सल्फेट होता, तो क्या होता, आयरन एल्यूमिनियम की जगह आ जाता और एल्यूमिनियम यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह आ जाता, है ना। आयरन यहाँ पर अकेला बच रहा है ना, इसके साथ और कुछ साथी नहीं मिला इसको, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पर SO4 जरूर होता, यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम के साथ SO4 होता या नाइट्रेट होता, एल्यूमिनियम का नाइट्रेट होता या कुछ होता, जिसके कारण से आयरन नाइट्रेट या आयरन सल्फेट या फिर आयरन फॉस्फेट कुछ भी बनता, है ना, तब ये बिल्कुल द्विविस्थापन होती। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आयरन बन रहा है ना, और आयरन एक सब्सटेंस कब बनता है, जब विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक चीज, अपन ने जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखा है उसमें केवल कॉपर बन रहा होता है, ऐसे यहाँ पर क्या बन रहा है, आयरन बन रहा है। इसके कारण से ये केवल और केवल विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए, एक बात याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन के बाद, कभी भी आपको किसी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, कभी भी आपकी धातु की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। इस बात को दिमाग में बैठा लें, अपने हाथ दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से बैठा लें। अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है ना, मैंने अभी आपको बताया। इस ऑप्शन को हम ऑप्शन में रख सकते हैं, हो सकता है ये आंसर हो। उसके बाद यह वो क्लोरीन गैस, नहीं, बिल्कुल क्लोरीन गैस नहीं बनती, कोई अभिक्रिया नहीं होती, नहीं अभिक्रिया तो होती है, कोई भी धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन लवण एवं जल बनता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बता रहा है, तो हाइड्रोजन गैस केवल कौन सा ऑप्शन बता रहा है, केवल पहला ऑप्शन बता रहा है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो आप केवल इतना ध्यान रखते हुए कि अम्ल जो है वो उसके साथ धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इसका ऑप्शन आप बिना सोचे समझे पहला वाला टिक कर सकते हो, बाकी की आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है ना। तो है ना, इजी था ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसमें। इसके बाद लिखा हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसमें जो है वो हम द्रव्यमान जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है,
उसको हमको फॉलो करने के लिए, उसको हमको दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए समीकरण जो होते हैं उसमें पदार्थ की मात्रा बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। और जब वो तत्वों की मात्रा अभिकारक और उत्पाद में बराबर हो जाती है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि अभिक्रिया जो है संतुलित, हमारा जो समीकरण है वो संतुलित किया जा सका है, वो रिएक्शन बैलेंस की जा चुकी है। और इसको आवश्यक करना क्यों आवश्यक, जब संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करवाने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यदि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तब वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं कर रहा होगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक इम्पोर्टेंट नियम है, प्रैक्टिकल नियम है, जो कि होता ही है, उसको पालन करना ही होता है ना। इसके कारण से जो है वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको एक्यूरेट आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल प्रैक्टिकल आंसर बता रहा हूँ आपको, कि एक बार रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्या होता है समीकरण। तो आपको केवल एक बात दिमाग में रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करवाना है हमको, है ना। तो ये चीज जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, है ना। तो मैं आपको ज्यादातर जितना भी अभी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, और आई होप आप लोग याद भी कर रहे होंगे धीरे धीरे सभी चीजें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगले इस साल के दृष्टि से, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इन तीनों क्वेश्चन में से जो है वो एक आध रिएक्शन या तो ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको दिख सकती है, ऐसा मुझे आभास है, या फिर मुझे अंतरपूर्ण हो रही है ऐसी, कि इस बार रिएक्शन बैलेंस करने को ऑब्जेक्टिव में या कहीं पर आ सकती है। ज्यादा टफ नहीं आएगी लेकिन आ सकती है। तो ये तीनों क्वेश्चन पे हमको विशेष ध्यान देना है, जो कि हम कल देखेंगे अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अच्छा, 8वां भी है, 5 6 7 8 4 क्वेश्चन, 8 7 6 5, हाँ ठीक है।